अरे केंद्र सरकार का दिया हुआ अनाज आप यदि गरीबों के थाली तक पहुंचा नहीं सकते, अनाज ही नहीं मिलेगा, जब खाने को नहीं मिलेगा तो वैसा भूखा मरने से अच्छा है रोड पे चल के मरेंगे। मजदूरों को 2 टाइम की रोटी के लिए रास्ते पे आना पड़ा। ये वो मजदूर है जिन्होंने सूरत को सूरत बनाया और बड़ौदा को बड़ौदा बनाया। जो कांग्रेस अपने विधायकों को इकट्ठा नहीं रख सकती, क्या वो कांग्रेस भड़काएगी मजदूरों को? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। मैं हूं अशोक वानखड़े। रामविलास पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन आंकड़ों पे आंसू बहाते हुए कहते हैं कि गरीबों के लिए दिया हुआ अनाज ये सरकारें क्यों नहीं देती, ये समझ के परे है। तो क्या उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बात हो रही है? क्या वाकई दिए जाएंगे? बिहार में मैपिंग करने की बात होती है कि स्किल मैपिंग हो रहा है, जो मजदूर बाहर आए उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसका एक लिस्ट बनाई जा रही है। लेदर, फर्नीचर, इनमें नई उद्योग लगेंगे। क्या ये आप बातें तय होगी? अरे केंद्र सरकार का दिया हुआ अनाज आप यदि गरीबों के थाली तक पहुंचा नहीं सकते तो इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इस देश में दूसरा हो नहीं सकता। सरकार आपको वो अनाज दे रही है जिसका पैसा आपको नहीं देना है। सरकार आपको वो अनाज दे रही है जिसका ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं देना है। सरकार आपको वो अनाज दे रही है जिसका राज्य सरकार को रखरखाव का भी पैसा नहीं देना है। राज्य सरकार को आया हुआ अनाज सिर्फ बांटना है। अपने राज्य में भूखे लोग तरस रहे हैं, लोग रास्ते पे आ गए हैं और अनाज नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल उन राज्यों में है। मैं खासकर गुजरात और महाराष्ट्र को इंगित करता हूं। गुजरात और महाराष्ट्र से जब लोग आंदोलित होते थे, महाराष्ट्र में लोग आंदोलित होते थे, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोग रोड से निकल आए, तब बार बार महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी, जो छत्रपति शिवाजी के नाम से चलती है, शर्म आनी चाहिए छत्रपति का नाम लेने के पहले उनको, कि हम जितना अनाज आ रहा है सबको बांट रहे हैं, सबके घर में अनाज दे रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अलॉटमेंट देखा जाए तो शर्म आती है। इसका मतलब जो गरीब मजदूर थे, जो अतिथि श्रमिक थे, वो गलत नहीं थे। जब अनाज ही नहीं मिलेगा, जब खाने को नहीं मिलेगा तो वैसा भूखा मरने से अच्छा है रोड पे चल के मरेंगे। कम से कम ये तो सुख होगा कि हम रास्ते पे थे घर के और गलती से जीवित पहुंच गए तो घर वाले 2 टाइम की रोटी तो देंगे। क्या गलत था? श्रमिकों के ऊपर आरोप लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित थे। गुजरात में बीजेपी का सरकार है। जब सूरत और बड़ौदा में लोग आंदोलित थे तो एक शर्मनाक वक्तव्य आता है सूरत के एमएलए से। टेलीविजन पे जब बहस करता है तो मुझे कह रहा था कि हम जानते हैं कि आप विरोध में ही बात करोगे। ये सूरत में लोग रास्ते पे है, वो कांग्रेस भड़का रही है। उनको किसी चीज की कमी नहीं, अनाज भी दे रहे हैं। आपका डेटा बताता है आप कितना अनाज ले रहे हो और कितना बांट रहे हो। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मजदूरों को 2 टाइम की रोटी के लिए रास्ते पे आना पड़ा। ये वो मजदूर है जिन्होंने सूरत को सूरत बनाया और बड़ौदा को बड़ौदा बनाया। ये मजदूर है कि आज आपको परेशान होके, घुटने के बल टेक के, गाड़ियां भेज के मजदूरों को वापस बुलाना पड़ रहा है। ये वो मजदूर है साहब जो वापस गांव चला गया तो आपके प्रगति का पहिया रुक गया। आज जिस मजदूरों के हाथ जोड़ के आप वापस बुला रहे हो, जिस मजदूरों को तनख्वाह डबल करने का वादा करके आप बुला रहे हो, जिन मजदूरों को गाड़ियां भेज के बुला रहे हो, जिन मजदूरों के टिकट के पैसे आप देने को तैयार हो, वो मजदूर जब आपके यहाँ था तो आपने उसको भूखा मरने दिया। केंद्र सरकार के दिए हुए अनाज के बावजूद आप अनाज तक उनके घर तक पहुंचा नहीं पाए और आप कहते हो कि हम सुशासन चला रहे हैं, हम राम राज्य चला रहे हैं। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक मैं रास्ता देता हूँ कि 3 पहिए की सरकार है, मुख्यमंत्री नए हैं, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस नहीं है, अधिकारियों को हाईजैक कर रखा है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने। मैं समझ सकता हूँ बम्बई की जटिलता, मैं समझ सकता हूँ कि अनाज बांटने में तकलीफ होती है, लोग ढूंढने में तकलीफ होती है। गुजरात में क्या जटिलता थी? गुजरात में तो 30 साल से बीजेपी की सरकार है। कौन से अधिकारी राजनीति करेंगे वहां पे? सब अधिकारी जानते हैं कि आने वाले समय में भी वहां बीजेपी आएगी तो कौन अधिकारी कांग्रेस में जाके बात करेगा? मरणासन्न स्थिति में कांग्रेस पड़ी है वहां पे, जो अपने लोगों को संभाल नहीं पाती। जो कांग्रेस अपने विधायकों को इकट्ठा नहीं रख सकती, क्या वो कांग्रेस भड़काएगी मजदूरों को? शर्म आनी चाहिए आपके नाकामी पे। आप जब आपको नाकामी आती है आप विपक्ष पे बात करते हो। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने आज उदाहरण दिया, जनधन योजना हो, ऐसे ही केसेस मिलेंगे आपको जब आंकड़ों के साथ जाते हैं तो।
और मुझे विश्वास है अब ये आंकड़े ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे वेबसाइट पे, क्योंकि जैसे ही ये मार्केट में बात पता पड़ेगी, जब नाकामी का ठीकरा फोड़ना लगेगा एक दूसरे के सर पे, आपको वेबसाइट से आंकड़े निकलते हुए नजर आएंगे। जब हमारे देश में बेरोजगारी का आंकड़ा देती है डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट देता है, तो वो डिपार्टमेंट बंद किया जाता है, क्योंकि वो आंकड़ा सरकार को सूट नहीं होता। आंकड़े को दबा के आप कुछ नहीं करोगे। आंकड़े को दबाने से देश का भला नहीं होगा। ये बिल्कुल स्थिति बिल्ली की जैसी है। बिल्ली आंख बंद करके चोरी से दूध पीती है, ये सोच के कि कोई उसको देख नहीं रहा है, क्योंकि वो आंख बंद करके किसी को नहीं देखती तो उसको लगता है कोई मुझे देख भी नहीं रहा होगा। लेकिन जब पीछे लट पड़ता है तब बिल्ली को समझ में आता है कि मैं मूर्खतापूर्ण काम कर रही थी। सरकार यदि आंकड़ों को दबाती रहेगी तो सरकार की स्थिति उस बिल्ली जैसी होगी। सरकार को लगता है कि आंकड़े मैं नहीं देख रहा हूं तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। आज हर जगह आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, प्रधानमंत्री जी, उस पैकेज की भी स्थिति करीब करीब यही है। 3 लाख करोड़ का आपने लोन बताया, मात्र 30,000 करोड़ तक नहीं बताया अभी तक। अब तो वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आ गया है। प्रश्न पैसा आने का नहीं है, प्रश्न पैसा आपको अलर्ट करने का नहीं है, प्रश्न है वो पैसा पहुंचने का। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं बार बार कहता हूं, अच्छी नीति, नियत और ईमानदारी होने से काम नहीं होता, क्रियान्वयन पे जोर देना होगा। और क्रियान्वयन तब आपको पता पड़ेगा जब आप ओरिजिनल फिगर्स आपके पास लाओगे। क्रियान्वयन आपको पता पड़ेगा जब आप मीडिया की लिखी हुई कहानियों पे विश्वास रखना शुरू कर दोगे। क्रियान्वयन आपको पता पड़ेगा जब आप आलोचकों को ध्यान से सुनोगे। क्रियान्वयन आपको तब पता पड़ेगा जब आप विपक्ष की भी बात को तवज्जो दोगे। जिस दिन आप ये समझते हो कि ये सब मूर्ख है तो चाटुकार आपको आंकड़े परोसोगे, और जब परोसेंगे तब ये प्रश्न किसी के सामने जब आता है तो इसका जवाब किसी को नहीं मिलता। अनाज मिलने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद, ये मूर्ख मजदूर 2-2 हजार किलोमीटर पैर पर क्यों चल रहे हैं? क्यों उनकी पत्नियां रास्ते पे डिलीवरी कर रही हैं? क्यों वो अपना प्राण त्याग रहे हैं रोड पे? ये मूर्खतापूर्ण काम क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप चाटुकारों के बातों पे विश्वास रखोगे। ये आंकड़े आपको आत्मनिर्भर भारत मिशन की असली कहानी बताते हैं। बुलाइए उन राज्य सरकारों को, दंडित करिए उनको, फंड रोकिए उनका जिन्होंने अनाज लोगों तक नहीं पहुंचाया। जो 100% अनाज उठा चुके हैं और 4% बांट चुके हैं, वो 96% अनाज वापस केंद्र सरकार ले, क्योंकि केंद्र सरकार जब भी पैसा खर्चा करती है वो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। इस देश में टैक्स पेयर्स भले ही कम हो, लेकिन जो दे रहे हैं वो ईमानदारी से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने टैक्स पेयर्स को और किसानों को, दोनों को पिछली बार धन्यवाद दिया कि आपके वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। आज इन दोनों की तरफ से मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये आंकड़े जब उनके सामने आएंगे तो दोनों अपमानित महसूस करेंगे। टैक्स पेयर इसलिए अपमानित महसूस करेगा कि उसके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और किसान इसलिए अपमानित होगा कि वो सोच रहा होगा कि मैंने तो जी जान लगा के खून पसीना एक करके अनाज उगाया देश के गरीबों के लिए। किसान आधे कीमत में भी बेचता है, किसान आत्महत्या कर लेता है, लेकिन कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है एक अन्नदाता का ऐसा टैग आपने उसके ऊपर लगा दिया है कि वो अन्नदाता बोलने के बाद चुप हो जाता है कि अब आप अन्नदाता हो। आप उसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि अन्नदाता जब आप किसी को बोल देते हो तो उसके बाद वो किसके क्या मांगेगा? वो याचक होने का अपना अधिकारी खो देता है। वो अन्नदाता भी आज अपमानित महसूस करता है जब ये आंकड़े सामने आते हैं। फिर मैं गुजारिश करता हूँ, साहब, नीति नियत के लिए सैल्यूट, क्रियान्वयन पे ध्यान दो। पूछो इन राज्यों के ऐसा क्यों हुआ, क्यों श्रमिकों के पास पैसा नहीं गया, अनाज नहीं गया, क्यों वो भूखे मर रहे थे। आज वाकई ये आंकड़े आने के बाद आंखों में आंसू आते हैं। आज मैं तमाम उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो इसमें राजनीति ढूंढ रहे थे, रास्ते पे मरने वाले लोगों के बीच में राजनीति ढूंढ रहे थे, जो महिलाएं डिलीवरी कर रही थी बच्चों को, उसमें राजनीति ढूंढ रहे थे। मैं आज सर्वोच्च न्यायालय को पूछना चाहता हूँ, 5 मई को जब एक केस आपके सामने आया तो आपने कहा था कि हम क्या करें, लोग रास्ते पे चल रहे थे। साहब, ये आंकड़े बताते हैं कि रास्ते पे लोग क्यों चल रहे थे, ये आंकड़े बताते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय को भी मैं फिर धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ी देर बाद सही, लेकिन सुओ मोटो एक उन्होंने अपनी रिट पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, स्वयं संज्ञान लेते हुए, और राज्य सरकारों को उन्होंने लताड़ा
आज राज्य सरकार को उन्होंने लताड़ा, आज लगता है कि सही लताड़ा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मुझे राज्य सरकारों की ही दिखती है और राज्य सरकारें सभी पॉलिटिकल पार्टी की है। आज राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी को सवाल पूछते हैं। समय आ गया है कि राहुल गांधी को अब जहाँ जहाँ उनका शासन है वहाँ सवाल पूछे। आज वो पंजाब में पूछे, आज वो महाराष्ट्र को पूछे, आज वो छत्तीसगढ़ को पूछे कि अनाज गरीबों तक क्यों नहीं पहुँचा। कभी कभी अपने घर पे भी झांक के देखना चाहिए राहुल जी, वो आप करिएगा। मात्र केंद्र सरकार को घेरने से काम नहीं होगा। वैसा ही जब कांग्रेस घेरती है गुजरात में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मोदी जी आप अब गुजरात में नहीं हैं, आप अब केंद्र में आए हैं, गुजरात किसी और लोगों के हाथ में है। क्या वो गुजरात वैसा ही चला रहे हैं जैसा आप चाहते हो? इसका भी एक आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।